चलिए इसकी रिवीजन करें। कम ऑन कम ऑन। जी जी सर ये मतलब कल प्रश्न किया था उसमें इस मैक्सिमम लॉस को हम डिस्काउंट कर रहे थे लेकिन पीपी में तो नहीं करते। अच्छा भैया, कल वाले सवाल का सॉल्यूशन मैं निकाल रहा हूँ। कल वाले सवाल का सॉल्यूशन जो क्लास में किया था, पास पेपर क्वेश्चन नंबर 12। इसमें एक दो चीज़ें हैं वो सॉल्यूशन में मत देखिएगा अभी, क्योंकि अभी तक हमने डीकमीशनिंग डिटेल से नहीं पढ़ी। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें एक ये चीज़ जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको हाईलाइट कर लें, इसको अभी नहीं देखना। और पी एंड एल में ये फाइनेंस कॉस्ट, बाकी कुछ बच्चों का सवाल आ रहा है कि वो डिसमेंटलिंग वाली एंट्री कल वाली ज़रा दोबारा बता दें, तो वो वैसे ही कोई एग्जांपल कर लेते हैं, उसमें दोबारा एंट्री बताने की क्या ज़रूरत है, उसी जैसी कोई चीज़ कर लेते हैं। तो इंशाल्लाह डिसमेंटलिंग पे वैसे हमारी पूरी क्लास भी होनी है। ये पेज 164 है, तो इसलिए मुझे कोई उसकी इतनी टेंशन नहीं है, क्योंकि डिसमेंटलिंग की एंट्रीज उसमें डिटेल से बताई जाएंगी। बहरहाल ये दो लाइनें हाईलाइट करनी है, मैं इधर रखती हैं आपके सामने। बहरहाल डिसमेंटलिंग तो एक आसान सी चीज़ है। डिसमेंटलिंग का ऑपोजिट है इंस्टॉलेशन। तो आपने एसेट खरीदा 200 रुपये का, तो टीचर कहते थे एंट्री कर लें एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। फिर आपने मजदूरों को कहा इंस्टॉल कर दो, मजदूरों ने कहा जी 20 रुपये लगेंगे इंस्टॉल करने में। आपने एंट्री कर ली एसेट डेबिट कैश क्रेडिट इंस्टॉल करने की। फिर स्टैंडर्ड कहते हैं यहां खड़े होकर ना अंदाजा लगाएं कि एंड पे कितने का डिसमेंटल होगा। आपने कहा जी मजदूर मांगेंगे 30 रुपया 3 साल बाद डी इंस्टॉल करने का, तो उसकी एंट्री कल हमने करने की कोशिश की थी, क्योंकि वो तो फ्यूचर एक्सपेंस है लेकिन उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो उसकी एंट्री हमने करने की कोशिश की थी एसेट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, यानी पेएबल क्रेडिट। तो वो हमने कहा था कि अगर 10% डिस्काउंट रेट है, मिसाल के तौर पर 10% डिस्काउंट रेट है, 3 साल बाद डिसमेंटल होना है, 30 इंटू 1.1 रेज टू पावर -3। क्या जवाब आया? 22.5। तो आई होप शायद थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। इंस्टॉलेशन को एसेट की कॉस्ट में डालते हैं और डी इंस्टॉलेशन की प्रेजेंट वैल्यू को एसेट की कॉस्ट में डालते हैं, बट इसको नोट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इतनी डिटेल से 2 दिन हमारी क्लासें होनी है डिसमेंटलिंग की, कि आपकी सोच है। जी आप बताएं। ना 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 ना, पीपी में 30 ऐड नहीं होता था। पीपी के अंदर अब ये सारा ऐड होगा। 30 ऐड गलत है। अगर आप कुछ करते रहे हो तो हो सकता है FR1 के अंदर कोई टीचर ने अधूरी बात बताई हो, वो पूरी बात नहीं होगी, प्रेजेंट वैल्यू ऐड हुआ करेगी। अब सही चीज समझ लो जो करनी है। ओके, तो ये था जी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डीकमीशनिंग का। अच्छा, अब आपका होमवर्क ये होगा कि लेक्चर 1 से लेके 26 तक मैं सारे नोट्स इकट्ठे करके एक PDF फाइल बना के अपलोड कर दूंगा और व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा ऑनलाइन वालों को। तो ये जो PDF फाइल होगी, इसमें से आपने प्रायोरिटी पे सिर्फ IFRS 16 में देखना है कि पहली क्लास में क्या करवाया। फिर आपने सवाल पे नज़र मारनी है कि पहली क्लास में ये करवाया। उस सवाल पे आपने नज़र मारी। जब उस सवाल पे आपने नज़र मारी तो आपको अंदाज़ा हो गया कि यार ये सवाल जो है वो मुझे समझ आ गया है, तो इसको तो मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर आप अगले सवाल की तरफ स्विच कर गए या उसके सोल्यूशन पर नज़र मार ली। फिर जब आप जो है वो अगले सवाल की तरफ गए तो फिर आपने देखा अच्छा ये भी बेसिक सवाल था। मेरे ख्याल से अगली क्लास में हमने सेमी एनुअल का सवाल किया था, तो उसका अमोर्टाइजेशन शेड्यूल आपने बना लेना है और प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेनी है। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के बाद फिर आपने जो है वो P&L बैलेंस शीट ज़बानी सोच लेना है, को बनाने नहीं बैठ जाना। P&L बैलेंस शीट आपने ज़बानी सोच लेना है कि कैसे बनेगा, और जनरल एंट्रीज अमोर्टाइजेशन शेड्यूल पे उंगलियां रख के ये जनरल एंट्रीज होंगी। सारा फटा डिस्काउंटिंग का, सिर्फ डिस्काउंटिंग का फटा होता है, और कोई नई नई फिगर्स अगर सवाल के अंदर आ जाएं तो उनका फटा होता है। उन फिगर्स को कहाँ लेके जाने वो है। तो मेरे ख्याल से अगर आप हर सवाल की PV निकाल लेंगे और अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बना लेंगे तो बाकी आपका टाइम फिर भी घर में सेव हो सकता है। तो ये मैं आपको करने को कह रहा हूँ कि आप हजरात जो है वो ये फाइल अपलोडेड होगी इंशाल्लाह
आज अपलोड हम कर देंगे। तो इस फाइल में आपने देखना है चीज़ों को। IFRS 16 अब देखेंगे, जैसे क्लास 3 खुली है तो क्वेश्चन 4 हुआ था पेज 73 पे, उसे खोल के उस सवाल को पढ़ के उसका डेट, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट वाला कॉलम बना के सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ के P&L बैलेंस शीट सोच लिया। ये पूरी एक्सरसाइज आपको शायद 7-8 घंटे ले या 10 घंटे ले शायद, तो 2 दिनों पे स्प्लिट कर लीजिएगा, 5-5, 6-6 घंटे। तो जो भी करना है आपने लीज को करके आना है, क्योंकि लीज के बेस पे IAS 12 में भी आज हम कुछ करेंगे, लीज के बेस पे IAS 12 भी है, आगे IAS 21 भी है, फाइनल अकाउंट भी है, अगले टॉपिक्स भी हैं। तो इसलिए लीज को ज़रा पक्का करके आना है बस, ताकि कोई चीज़ें आपकी मिक्सअप ना हो। तो एक चीज़ जो मिक्सअप हो रही थी कल कुछ बच्चों की, उनके लिए सुन लें। वो हजरात ये पूछ रहे थे, तो एक होमवर्क में आप IFRS 16 के लेक्चर नोट सारे देख लीजिएगा, और दूसरा जो है वो IAS 38 फिर आपको आप पूरा करने की ज़रूरत नहीं। IAS 38 भी ना आपका बड़ा टॉपिक है, क्योंकि हमने जो एक टॉपिक किया है वो छोटा टॉपिक था IAS 41, वो 8 नंबर का है, वो फिर भी आपको आता है। IAS 38 पहले का किया हुआ है, उसमें से 15 से 16 नंबर का सवाल आता है, हाँ 8 का भी आ सकता है, लेकिन ये लीज और IAS 38 पूरे 15-15, 16-16 नंबर के सवाल भी इसमें से आते हैं। तो इसलिए IAS 38 के पास पेपर ज़रूर कराइएगा, प्रैक्टिस के ना भी कर सकें सवाल, लेकिन लीज में सारे सवालों पर एक दफ़ा नज़र मारनी है। तो ये 2 चीज़ें होमवर्क के अंदर होंगी। बस अभी फ़िलहाल इतना कर लें, काफ़ी है। बाकी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि 70-80% बच्चा तो इफेक्टिवली यूटिलाइज़ कर लेगा इन छुट्टियों को। और बच्चे क्लास के बाद आके कहते हैं काश आप पहले बता देते कि सिलेबस में अगली चीज़ें, पिछली चीज़ें रिवाइज़ करने का टाइम नहीं देंगी। तो चलो पहले बता के देख लेते हैं। आज मैं पहले बता रहा हूँ आपको कि अगली चीज़ें जो आनी है वो पिछली चीज़ें रिवाइज़ करने का टाइम नहीं देंगी। ख़ासतौर पर जब IAS 12 शुरू हो जाएगा फिर तो हमें सर खुजाने का टाइम नहीं मिलेगा। तो इसलिए मोहतरम फिर अभी से कर लें, ये मौका है। और टैक्स वालों ने तो एग्री किया है, वो बच्चे भी नए नए हैं, दरापत है, ताज़ा PRC करके आए होते हैं, तो उन्होंने तो एग्री किए हैं हम इस तरह दिन गुजारेंगे जैसे वेडनेसडे को ICAP का पेपर है, ट्यूसडे को ICAP का पेपर है, तो इस तरह हमने 4-5 दिन गुजारने हैं। तो आप माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, बड़े बच्चे जो है वो थोड़ा सा आराम से मानते हैं बात, तो आप भी अगर इस तरह अगर दिन गुजार लें 4-5 के, ट्यूसडे को ICAP का पेपर है, थोड़ा सा सोचें अगर ICAP एक अनाउंसमेंट करे कि IFRS 16, IAS 41, IAS 38 जिसने पढ़ा है वो पेपर आके दे सकता है और हम इसी पे शायद पास कर दें, तो भूल जाएगा आपको ईद है, मैं बता रहा हूँ, भूल जाएगा। आप कहेंगे यार डू और डाई है, बस डू और डाई है, वो वाला जज्बा किसी तरह जिंदा कर सकते हो अपने अंदर। नहीं तो एज्यूम करो सर पे तलवार लटक रही है। अब देखो ना, ये बड़ी उम्र वाले बच्चों को यही नुकसान होता है। अब आप बड़े हो गए हैं तो अब ढीठ हो गए हैं, बातें असर ही नहीं कर रही, वो कह रहे ज्यूम ही नहीं हो सकता। वो ऐसे मोटिवेटेड थे और टैक्स वाले खुशी से सुन रहे थे। मेरे तो ख्याल था आप लोग मैच्योर हो गए हैं, जरा ज्यादा बिहेव करेंगे प्रोफेशनल तरीके से। ये मैं जरा पेज निकाल लूं, आप दोबारा बताना। हाँ हाँ, नहीं इतनी स्लो प्रोसेसिंग नहीं, आप लोग इधर आ जाएं। पेज 67, पेज 67। अच्छा, एक चीज मैं सोच रहा था कल अगर आप को समझ आए, हम एक डब्बा सा बनाते हैं, उसका मुंह खोल देते हैं, इसमें हम डालते हैं डाउन पेमेंट, रेंटल, GRV या परचेज ऑप्शन या टर्मिनेशन की पेनल्टी। इसमें से स्क्वीज करके इसकी निकाल लेते हैं हम PV, इसमें स्क्वीज करके PV निकाल लेते हैं। ये स्क्वीज हो रही है, PV निकल आई है। जब PV निकल आई तो PV को एक बड़े वाले डब्बे में डालते हैं, जिस डब्बे के अंदर IDC भी डाल दें और जिस डब्बे के अंदर इंस्टॉलेशन भी डाल दें, और PV ऑफ डी इंस्टॉलेशन भी डाल दें। अब इस डब्बे का नाम क्या बन जाएगा?
ROU, ROU। तो मेरे ख्याल से ये वाला जो पोर्शन है, ये मैंने आपको कहा था डेट इज वर्किंग वन, डेट इज वर्किंग वन। डाउन पेमेंट, रेंटल, GRV, परचेज ऑप्शन, पेनल्टीज। हाँ मुझे पता है रेंटल में से माइनस होते हैं इंसेंटिव, रेंटल में से माइनस होते हैं इंसेंटिव। तो इन चीजों को जब आप एक वर्किंग में डालते हैं तो उनकी पीवी बाहर निकल आती है। फिर PVB डालनी है आपने ROU की कॉस्ट के अंदर, और IDC भी डालनी है, और इंस्टॉलेशन भी डालनी है, और डी इंस्टॉलेशन की प्रेजेंट वैल्यू भी डालनी है। फिर वो जो डब्बा बनेगा इसका नाम होगा, तो क्या मैं कह सकता हूं ROU में ज्यादा चीजें पड़ी होती हैं एज कंपेयर टू PV? तो ROU की कॉस्ट में क्या क्या पड़ा होता है? प्रेजेंट वैल्यू, लॉयर की फीस, इंस्टॉलेशन, डी इंस्टॉलेशन की प्रेजेंट वैल्यू। चलें जी, ये वाला लिक्विड भी आ गया इसमें, ये वाला लिक्विड भी आ गया, और ये वाला सॉलिड भी आ गया। अब ये सारा क्या बन गया? राइट ऑफ यूज मिक्सचर। केमिस्ट्री की क्लास हो रही है यार, बंदे कितने ले आते हो यार तुसी। राइट ऑफ यूज बन गया। चलें आगे चलें, तो ये इंशाल्लाह अटैच कर दिया जाएगा आज के नोट्स में। तो ROU में रेंटल वगैरह जाते हैं या इनकी PV जाती है? PV जाती है, PV जाती है। बीवी क्यों जाती है? बीवी तो अल्हम्दुलिल्लाह रहती है इधर। लेकिन ये ना कभी जिंदगी में सूल बनाना कि बीवी तुमने अपने घर जाना हो तो मेरे से पूछ के जाया करो। हाँ बता के चले जाया करो, ये कहते हैं जरूर। अच्छा जी, कुछ नहीं, वो बात हो रही थी मेरी और इनकी, फ्यूचर की बातें हो रही थी। तो ये जी डाउन पेमेंट, रेंटल, परचेज ऑप्शन, और डाउन पेमेंट, रेंटल, और ये सारी चीजें आपकी प्रेजेंट वैल्यू के कैलकुलेशन में चली जाएंगी। फिर प्रेजेंट वैल्यू उधर से आ जाएगी वर्किंग वन से। फिर ROU में IDC भी डालेंगे, और ROU में प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग भी डालेंगे। अच्छा, डेप्रिसिएशन में लेसी में दो बातें हैं। अगर ओनरशिप ट्रांसफर होनी है तो यूजफुल लाइफ पे, अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी। अच्छा, अब इसमें ना IDC की कोई अलग से डेप्रिसिएशन नहीं है, जो कल एक दो बच्चों ने पूछा था। IDC की अलग से डेप्रिसिएशन नहीं है, बस ROU जमा हो गया। जैसे ROU को डेप्रिशिएट करना है वो वैसे ही सारा ROU डेप्रिशिएट होना है, इसमें अलग अलग नहीं है। और आगे कौन से लेसी हैं? दो शॉर्ट। अच्छा, इसमें डिस्काउंट पता है कौन सा यूज करना होता है? छुपा हुआ रेट, और अगर ना पता हो तो इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट। और इसमें रेंट एक्सपेंस आता है, और प्रीपेड रेंट और रेंट पेबल आता है, और गया और खर्च हुआ। ऐसा ही है। अब लेसर तो घिसा पिटा लेसर अब हर जगह आ जाता है। लेसर का सवाल शुरू होता है GI और NI से। तो GI में ये चीजें जाती हैं जो हमारी डिस्कस हो चुकी हैं ऑलरेडी सारी। और लेसर की बैलेंस शीट में क्या आता है? लीज रिसीवेबल और इंटरेस्ट इनकम। इसमें लेसर की IDC रहती है, मैंने अभी नहीं करवाई भी। अच्छा, लेकिन अगर लेसर की कौन सी लीज है? ऑपरेटिंग लीज। तो पहले एसेट वो खरीदेगा। BMW गाड़ी जहन में लाएं, शादी वाली। पहले एसेट खरीदेगा, फिर लॉयर को फीस देगा, फिर आया और कमाया, फिर डेप्री। इसमें वो बात थी वो जो IDC वाली थी कि इसमें आप एसेट को डेप्रिशिएट करेंगे यूजफुल लाइफ पे, और IDC को लीज टर्म के ऊपर। और आगे नोट शोट बने हुए हैं। और ये अगला फाइनेंस लीज मैन्युफैक्चर डीलर लेसर है, ये मैं आपको भी नहीं दिखा रहा क्योंकि इस पे अलग से प्रॉपर्ली क्लासेस होनी है। अब वो हमारा एक सवाल रहता है IS 41 का, वो निकाल लें आज। चारा लिया था बाहर के मुल्क से, याद है कुछ? चारा लिया था बाहर के मुल्क से, छोड़ दिया था हमने सवाल कि जब IS 21 पढ़ेंगे तब करेंगे। तो चारा लिया था बाहर के मुल्क से, चारा चारा चारा। चूनू कौन बोल रहा है? पेज नंबर रॉकी रोड लिमिटेड 595।
चलें जी, लेट्स स्टार्ट। रॉकी रोड लिमिटेड के पास 2000 काउस थी, ये डिस्कशन हमारी हो गई थी। यकम अगस्त 2019 को आरएलएल इंपोर्टेड कैटल फीड, आरएलएल ने चारा इंपोर्ट किया $1.5 लाख का। जरा लेवल चेक करें, जाहिर बात है अगर 2750 काउज हैं तो $1.5 लाख का तो चारा खा जाएंगी। अगेंस्ट 70% पेमेंट, उसमें से कितनी परसेंट पेमेंट आपने फिलहाल कर दी? 70% पेमेंट किस दिन कर दी? यकम अगस्त को। तो 70-30 जरा अलग अलग कर लें, वो सवाल मत ढूंढने, बस अलग से आज फ्रेश सफे पे एंट्रीज करें जी। 1.5 लाख का जरा टोटे टोटे कर दें, $1.5 लाख के 70 और 30, 70% और 30% जी। डॉलर हैं, $1,05,000 और ये $45,000। चलें जी, 1.5 लाख में से कितने डॉलर आपने चारे के फौरन दे देने हैं? $1,05,000। तो ये पेड होंगे या पेएबल होंगे? पेड। और बाकी पेएबल होंगे, क्योंकि चारा तो इंपोर्ट हो गया, इंपोर्टेड चारा पूरा आ गया, इंपोर्टेड चारा पूरा आ गया और पेमेंट 70% अभी हुई है, तो बाकी 30% पेएबल में चली जाएगी। तो कुछ इस किस्म की एंट्री बनेगी, कैटल फीड डेबिट और कैश क्रेडिट और पेएबल क्रेडिट। देखा नहीं ऊपर, एक मिनट, कैटल फीड डेबिट, कैश क्रेडिट और पेएबल क्रेडिट। आरएलएल ऑल्सो पेड 5% कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्ट। तो वैसे तो चारे के ऊपर IS2 लगा लें कि सेल तो नहीं होना, लेकिन IS2 टाइप समझ लें। तो आप बता दें कस्टम ड्यूटी एसेट की कॉस्ट में ऐड करनी या नहीं करनी? चारे की कॉस्ट में IS2 में करते थे, नहीं करते थे? कस्टम ड्यूटी, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, ये सारी चीजें एसेट की, ट्रांसपोर्टेशन, ये ऐड होती थी एसेट की कॉस्ट में। तो आरएलएल ऑल्सो पेड 5% कस्टम ड्यूटी। बाय डिफॉल्ट कस्टम ड्यूटी नॉन रिफंडेबल होती है, कस्टम ड्यूटी नहीं फंड होती कभी। तो आरएलएल ऑल्सो पेड 5% कस्टम ड्यूटी। अब ये भी एसेट की कॉस्ट में क्या करेंगे? ऐड करेंगे। द फीड इज स्पेसिफिकली डिजाइंड टू प्रोवाइड वाइटल न्यूट्रिएंट्स टू काउस that keep them healthy and improve the quality of their produce। अच्छा ठीक है, तो इससे एंट्री पे क्या फर्क पड़ेगा? चल लगे छोड़े परे। एट ईयर एंड, चले ठीक है, नॉलेज बढ़ा लें। द फीड इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू प्रोवाइड अ वाइटल न्यूट्रिएंट्स टू काउस that keep them मोटा and improve the quality of their produce। दूध आप यानी लेवल चेक करें ना, जो इंपोर्टेड चारे का निकला हुआ दूध है, ओह यार उधर से इंपोर्टेड चारा खा रही है, इधर थनों से दूध निकल रहा है, क्या मजे का दूध होगा वो। 30% ऑफ द अमाउंट इज पेएबल। बड़ी गल बड़ी बात बताई। 30% अमाउंट इज पेएबल। ओ फिर एस 40% ऑफ चारा इज अनखा। काउस खाने लगी, लेकिन हमने कह दिया नहीं अगले साल, लड़ रही हैं थोड़ा सा और खाने दो, नहीं कहा नहीं अगले साल। 40% चारा कब खाएंगी? अगले साल। तो इसकी इंशाल्लाह हम एंट्री करेंगे। 40% चारे को पड़े रहने देंगे हम इन्वेंट्री में, और बाकी 60% चारे को खर्चे में डाल देंगे। ये इंशाल्लाह एक एंट्री करेंगे, बड़ी आसान सी एंट्री है। वो एंट्री इस तरह बनेगी कि कॉलेज वालों ने 3 मार्कर खरीदे, 3 मार्कर्स में से 2 मार्कर क्लासेस में इस्तेमाल हो गए, 1 मार्कर पड़ा रह गया। तो जो मार्कर पड़ा रह गया वो इन्वेंट्री में चला जाएगा, और जो इस्तेमाल हो गए वो एक्सपेंस में चले जाएंगे। तो ये इस किस्म की एक एंट्री है, वो इंशाल्लाह भी करेंगे तो हम पता चल जाएगा। अब सिर्फ एक्सचेंज रेट्स मुझे चाहिए। एक्सचेंज रेट यकम अगस्त को, हाँ जिस दिन आपने चारा खरीदा है, यकम अगस्त का रेट भी अवेलेबल है। 31 दिसंबर का कौन सा रेट होगा? ईयर एंड का। हाँ 31 दिसंबर का रेट भी अवेलेबल है, ईयर एंड का। एवरेज रेट अगस्त से दिसंबर में ये रहा है। एवरेज रेट तो हम कहीं नहीं यूज करते मेरे ख्याल से, हमने कोई ऐसी बात नहीं पड़ी। अब ऑब्वियसली है, क्या कोई समझ नहीं आ रही करेगा तो कुछ ना कुछ तो उसने देना होता है। जो बंदा सर एवरेज रेट दे दिया सर, कुछ ना कुछ करना होगा ना भाई, जो आपको क्लास में करवाया वो तो कर लें पहले, तो इसको इग्नोर करना, ये तो ज्यादती है, हो गई अब। और एवरेज रेट साल का भी दे दिया है, तो इन दोनों रेट्स को क्रॉस कर दें। एवरेज रेट्स को कुछ नहीं करना। चलें जी, चारा खरीदने की एंट्री, डेट बताएं। यकम अगस्त 19। कैटल फीड डेबिट, एंड कैश क्रेडिट 70%,
और पेएबल क्रेडिट। आप कोई सजेशन दें कि पहले डेबिट साइड पूरी कर लूं या पहले क्रेडिट? क्रेडिट कर लेते हैं तो फिर डेबिट बैलेंसिंग आ जाएगी, क्योंकि एक और चीज भी तो आपने डालनी है, कस्टम ड्यूटी इसमें ऐड करनी है। या अगर कस्टम ड्यूटी आपने ऐड ना करनी है तो फिर उसकी अलग एंट्री करवा दीजिएगा, एक अगली एंट्री हो जाएगी। फिर कस्टम ड्यूटी की एंट्री होगी कैटल फीड डेबिट कैश क्रेडिट। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं कस्टम ड्यूटी की भी इधर ही एंट्री कर दूं तो फिर मैं 3 दफा ये लिख देता हूं। ये कैश वो होगा जो बाहर के बंदे को दिया 70%, ये कैश वो होगा जो बाहर के बंदे को देना है 30%, ये कैश वो होगा जो पाकिस्तान में चारा आने पे पाकिस्तान की कस्टम अथॉरिटीज को जमा करवाया। इन तीनों को एसेट की कॉस्ट में क्या पे, इसलिए मैं थोड़ा वेट कर रहा हूं। कैटल फीड को मैं क्या निकाल लूंगा, बैलेंसिंग निकाल लेते हैं। बाकी डेटा सवाल में अवेलेबल है। हाँ जी, कस्टम ड्यूटी की अलग एंट्री हो सकती है, फिर कैटल फीड डेबिट कैश क्रेडिट वो भी हो सकती है। चलें जी, कितने डॉलर पे कर दिए? 1,05,000। कितना रेट है यकम अगस्त को? 164। 1,05,000 डॉलर जरा 160। मुझे शायद याद पड़ा ये सवाल हमने रुपीज इन थाउजेंड में किया था जब क्लास में किया था। रुपीज इन थाउजेंड में कर लें तो बहुत बड़ा रेटा हो जाएगा। 17222000। ये मैं क्रेडिट साइड पोस्ट कर रहा हूं, डेबिट क्रेडिट। आगे जी, पेएबल में कितना डालें? 105,000। पेएबल को आज बुक करेंगे इसी रेट पे, यकम अगस्त पे 45,000 इंटू रुपीज। कोई नहीं भाई, वो यूट्यूब पे ले लेगा जो रह गया। मेन बात तो इस सवाल के बाद अभी शुरू होनी है। अच्छा जी, आप मुझे बता दें कि 30% जो है वो पेमेंट हमने बाद में करनी है, तो इस वक्त रेट क्या चला है यकम अगस्त को? 164 जी। 7 हिम्मत करें जरा, इंपोर्ट ड्यूटी निकालें। निकलती है इंपोर्ट ड्यूटी, कोशिश करें निकालने की। एक्सेलेंट, दोनों को ऐड करके उस पर 5% लगा देंगे, क्योंकि कस्टम ड्यूटी तो फुल पे करनी है ना आपने। ऑल्सो पेड 5% कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्ट। अब इंपोर्ट के मौके पे ये तो नहीं देखा जाएगा कि कस्टम वाले आपको कहें यार कितने पैसे आपने दे दिए, कितने देने हैं। वो तो कहेंगे बस चारा सारा आ गया, तो वो इंपोर्ट ड्यूटी तो पूरी मांगेंगे। तो 17,220 प्लस 7,380 इंटू 5%, 1,230। इसका तो फॉरेन करेंसी से ताल्लुक ही कोई नहीं, ये तो पाकिस्तान को पे करनी है आपने। तो मैंने रुपीस को पकड़ा है और रुपीस को पकड़ के मल्टीप्लाई कर दिया है 5% से। अब कैटल फीड की कॉस्ट बैलेंसिंग निकाल लें। 25830। आज 150 से 220-25 तक कर लेते हैं एमसीक्यूज। तकरीबन 26 है एमसीक्यूज, उसमें से 10-12 आज कर लेते हैं, और फिर 2:25 से लेके 2:40 तक टेस्ट की डिस्कशन कर लेंगे। फिर उसके बाद 2-4 मिनट गपशप मारेंगे, ईद कैसे गुजारनी है। फिर उसके बाद और गपशप मार लेंगे 5 मिनट, फिर घरोघरी, फिर घरोघरी। हाँ जी, वो मैं फिर अपलोड कर दूंगा। 2:20 तक मैं कोशिश करूंगा मेन एमसीक्यूज करवा दूं। अच्छा जी, आगे डेट बताएं जी। 31/12/19। अच्छा, पहले मुझे बताएं कि कोई एक ऐसी एंट्री जो आपके जहन में आ रही हो 40% फीड के अलावा। नहीं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तो नहीं। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस तो वो होगी जो काऊ से निकलती। ये काऊ ही हमारी गायब हो गई है।
एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का लफ्ज तो ना बोले ना, ये काऊ के मुंह अंदर जा रहा है या बाहर आ रहा है? चारा, चारा सवाल में चारे का डेटा दिया हुआ है, दूध कितना निकला नहीं बताया हुआ, तो अंदर जा रहा है, ये चारा अंदर जा रहा है, तो इसलिए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का लफ्ज ना बोले। क्या बोल रहा है? अच्छा वो ठीक है भाईजान, मैं आपसे एक एंट्री पूछना चाह रहा हूं, सादा सी जल्दी से बता दें। वो एक्सेलेंट वर्सेस वाली, कौन बोला हाथ खड़ा करें, वर्सेस वाली एंट्री। तो पेबल अगर तो पे हो जाए, बोले बोले बोले, अगर पे, आपको याद है ना क्रेडिटर, डेटर, लोन, पेबल्स, ये सारे पेबल्स क्या 164 रुपए पे ही पे होने हैं, या अभी भी मुझे डर है कि $45,000 मैंने पे करने हैं? क्या जब मैं 31 दिसंबर की रात को सो रहा हूँ मैं सोच रहा हूँ कि मैंने $31,000 पे करने हैं, $45,000 पे करने हैं? तो वो पे करने किन डॉलरों का डर होता है, जो पे कर दिए हों या जो पे करने हैं? जो पे करने हैं। तो अब मैं ये पूछ रहा हूं कि बता दें मुझे कि 30% अमाउंट कब पेएबल है? वो बोल रहे हैं नहीं बताया, तो फिर पेड है या अगले साल पेएबल होगी? अगले साल। तो पेएबल को वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारें, ये मैं कह रहा था 152, ये एंट्री आपसे पूछ रहा था, बतानी चाहिए थी आपको। इधर कर लेते हैं खुली खुली करके कैलकुलेशन, बताएं कितने डॉलर? $45,000 नया रेट इज इक्वल टू 6840। ये आ गई नई लाइबिलिटी, पुरानी 780। अगर मुझे 7,000 की जगह कितने देने पड़ जाएं? 6,000, तो ये दुनिया में जन्नत के मुद्दे। 7,000 की बजाय 6,000 देने पड़ गए। आप बताएं लाइबिलिटी क्या करूं? काम करूं, पेएबल डेबिट, एक्सचेंज गेन क्रेडिट, गुड। $540। अच्छा, कैटल फीड की तरफ आप मूव करते हैं। कैटल फीड के साथ मैं लफ्ज ऐड कर रहा हूं एसेट का, इन्वेंट्री का लफ्ज मैं खुद ही ऐड नहीं करा। तो जिससे मार्कर हैं कॉलेज वाले के लिए एसेट हैं, लेकिन करंट एसेट होते हैं, तो इन्वेंट्री नहीं होते, बेचने के लिए नहीं होते, तो इसलिए मैं कैटल फीड के साथ लफ्ज यूज कर रहा हूं एसेट का। अब आप मुझे बता दें अगली एंट्री, वो जो सवाल के अंदर है, ये एसेट एसेट बना रहने दूं या इसको खर्चे में डाल दूं? मुझे बताएं, चारे की अलग डिस्कशन है, चारे को खाया जाएगा, और पेएबल की अलग डिस्कशन है, पेएबल को पे किया जाएगा। तो मुझे बता दें 40% ऑफ चारा अभी तक नहीं खाया, तो क्या मैं लिख सकता हूं आगे 60% इज यूज्ड? सोच के बताएं एंट्री किसकी करूं, खर्चे में क्या डालूं, खर्चे में क्या डालूं, 40% या 60%? कितना चारा खरीदा? 100%। कितना चारा खरीदा? उसमें से सवाल क्या कह रहा है, कितना नहीं खाया, तो क्या एज्यूम करें, कितना खा लिया? एज्यूम क्या करना है, हकीकत है 60% खा लिया। तो 60% की कोई खाने की मुझे एंट्री बताएं, चारा खाने की एंट्री, ताकि मैं एक्सपेंस रिकॉर्ड करूं अपना। एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस डेबिट, और कैटल फीड एसेट अकाउंट क्रेडिट। कितना चारा लिया था? 25,830। इसमें से कितना सवाल के मुताबिक नहीं खाया? 40%। तो हमने फिर एक और नई फिगर निकाली जो सवाल में नहीं दी हुई थी, कितना खा लिया? तो भाई ये एंट्री ना खाया से होगी, यूज किया से। 1549।
एथिक्स के चैप्टर के अगर 2-3 सफ़े दूं, एथिक्स के चैप्टर के, तो खुद पढ़ के याद क्यों सर, क्या मतलब? तो पढ़ के याद करेंगे ये लोग, आप लोग? ये बड़ी ईद पे याद करने हैं? नहीं, एथिक्स पढ़े नहीं हुए, टेक्स्ट में भी पढ़े होंगे। और किस क्लास में पढ़े हुए हैं? और किस में? इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में भी एथिक्स पढ़े हुए हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी। अच्छा, चलिए जी, ये हो गया पूरा हमारा। ये 3 एंट्रीज थी सारे की। उसको जो स्टॉक है उसको एनआरवी पे कॉस्ट पे कुछ नहीं करना। नहीं, स्टॉक को एनआरवी कॉस्ट का कोई चक्कर नहीं है, बस कॉस्ट पे पड़ा रहने दें। ये मार्केट टाइप मैंने बताया कोई चीज़ है, ये स्टॉक तो है नहीं जिसको बेचना है। अच्छा, एक चीज़ किसी के जहन में आ रही हो कि 40% स्टॉक किधर गया? हाँ, वो बैलेंस शीट में नजर आ जाएगा, बैलेंस शीट में नजर आ जाएगा। तो बैलेंस शीट इसकी बना दें, मुझे बैलेंस शीट बना दें। बैलेंस शीट में जरा सोल्यूशन में जाके अगला सफा करें, सोल्यूशन में जाके मुझे कैरी डाउन बताएं, काउस का कितना है, काउस का कैरी डाउन बायोलॉजिकल एसेट। तो गड़बड़ हो गई है। एक कोई वर्किंग देखे ना जहां ईयर एंड गेन निकाला हुआ है, उसकी क्लोजिंग फिगर, वर्किंग नंबर बताएं, एंट्रीज में मत ढूंढें, वर्किंग नंबर 3, वर्किंग 3 में क्लोजिंग बैलेंस बताएं। यहां आपको नजर आ रहा है 2750 का उस लिखा होगा कहीं, 2000 अलग, 750 अलग, जैसे भी लिखा होगा। तो क्लोजिंग वैल्यू बताएं। 15685। अच्छा, ये वो आ गई बायोलॉजिकल एसेट। इधर से आप फिगर्स बता दें क्या आनी है, इधर से फिगर्स बता दें क्या आनी है। करंट एसेट्स में बताएं, कैटल फीड खरीदी कितनी थी? 25830। इधर देखें ना, इस्तेमाल कितनी हो गई? 100% खरीदी थी, 60% खाई, तो अनयूज्ड बता दें, अनयूज्ड 13332। ये अनयूज्ड कैटल है, कैटल फीड। तो ये अनयूज्ड चारा है, ये नहीं करंट एसेट है, ये करंट एसेट में चली जाएगी, ये अगले साल इंशाल्लाह खा लेंगे। करंट लाइबिलिटीज, पेबल्स। पेबल्स के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका यह होता है कि 7380 में से 540 माइनस कर दें, और थोड़ा सा अगर अकल लगाएं तो फिर खाली इस फिगर को भी उठाया जा सकता है, 6840। ओके, जाए गाय। P&L बनवाएं। P&L ये किसी को याद हो कि बायोलॉजिकल एसेट खरीदते ही लॉस क्यों आता था? इनिशियल रिकॉग्निशन पे लॉस आता था, याद है? लॉस ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन आता था, कॉस्ट ऑफ सेल वगैरह माइनस होती थी। और ईयर एंड के ऊपर गेन आता था बायोलॉजिकल एसेट को महंगा करने से, ये 24205, ये याद है? तो इसकी जरा बनाते हैं P&L। चेंज इन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, चेंज इन फेयर वैल्यू, नहीं वो तो अलग है ना, चेंज इन फेयर वैल्यू एट ईयर एंड।
ईयर एंड के ऊपर चेंज इन फेयर वैल्यू का गेन लॉस कितना आया बोले? 24205। ये कोई P&L उस तरह का तो होता नहीं कि सेल कॉस्ट ऑफ सेल हो। 24205 लॉस ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन जी 5780। ये तो वो डाटा है जो आज हमने यूज नहीं किया, लेकिन पिछली क्लास में कभी हमने सॉल्व किया था, हमने एंट्री से देख लिया। लॉस ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन अब इधर से बनवा दें जो रह गया। कैटल फीड एक्सपेंस, बिल्कुल कैटल फीड एक्सपेंस एक ये हो गया, और एक्सचेंज गेन हो गया। कैटल फीड एक्सपेंस कितने परसेंट? 60% वाला या 40% वाला? 60% वाला। 40% तो उन्होंने यूज नहीं किया ना, 60 यूज हो गया। 15 पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, और एक्सचेंज गेन ऑन करेंसी फ्लक्चुएशन 5 फुट, बट टोटल करने की जरूरत नहीं। पेएबल अगर पे ना हो तो बैलेंस शीट में जाता है। आज देखें बैग में क्या है, वेले बैठे हैं, कैश करते रहो। 1 2 3 4 5 6 क्या? क्या चीज? चलो चीजें वापस से दो। ये तूने हैंड फ्री लगा लिया, शर्म नहीं आती? ओ भाई ये किसी इसको वापस ले से। अच्छा अच्छा ठीक है। आप पूरी होगी? कितनी थी? जो जो जिस जेब से निकाली उसी में डालो। कुछ ऐसी थी जो यूज ने, कुछ अनयूज रखी हुई है। यूज अलग अलग रखनी थी, अनयूज अलग रखनी थी। चलो चलो रख दो, अभी मैं कर लूंगा घर जाके। नोट नोट पॉज करो जरा। हाँ ले लो, कितने की लेनी? कितने की आप बताए ना? 5000 करो भाई शुरू। मैं सीरियस। अच्छा जी, आज बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन होनी है। फॉरेन करेंसी के अंदर लोन लिया जाएगा, फॉरेन करेंसी में लोन लिया जाएगा। पेज नंबर 456, पेज नंबर 456। बीएस लिमिटेड, भाई उस क्लास से आके व्हाइट बोर्ड मिटा दें, किसी को भेज दें। यहाँ छोड़ो छोड़ो, बैठो ना, बैठो बैठो ना। वो यह भी मैं सवाल पढ़ाना है ना, प्लीज सवाल पढ़ाना है मैंने। बीएस लिमिटेड, अ पाकिस्तानी कंपनी, ऑब्टेन्ड 5 ईयर लॉन्ग टर्म लोन। बीएस एक पाकिस्तानी कंपनी है, उसने 5 साल का लोन लिया है। हम IAS 21 में वापस आ गए हैं। फ्रॉम गिलबेट्स, गिलबेट्स इन मैक्सिकन पीसो, पैसो। द टर्म्स ऑफ द लोन वर एज फॉलोज। गिल ने हमें क्या ट्रांसफर किया है? गिल ने $1,00,000, 1,00,000 मैक्सिकन पैसो ट्रांसफर किए हैं उसने हमें हमारे बैंक अकाउंट में। किसने ट्रांसफर किए हैं? 1 जनवरी 2014 को। आप बता दें कि ये लोन लिया है या दिया है?
लोन लिया है या दिया है? लोन पेएबल टाइप अकाउंट बनेगा, लोन रिसीवेबल टाइप? रिसीवेबल कहां से हो गया? ऑब्टेन्ड लोन, ले रहे हैं लोन जी। पेज नंबर नहीं मिल रहा, 456 456। The interest rate in the lease is, your loan was 7.931%. BS is required to make repayments of $25,000। इसमें प्रिंसिपल भी शामिल है और इसमें इंटरेस्ट भी शामिल है। विद द फर्स्ट पेमेंट फॉलिंग ड्यू ऑन 31 दिसंबर, और पहली पेमेंट 31 दिसंबर को है। कोई चीज अगर आपने ऑब्जर्व की हो तो बताएं। नहीं, कोई और चीज? नहीं नहीं नहीं, और कोई चीज? मैं बस पूछना चाह रहा था कि किस्तें कितनी वापस करनी है। किस्तें 5 वापस करनी है। किस्तें कितनी वापस करनी है? 5। ऑब्टेन्ड अ 5-year लोन। BL is required to make a repayment of 25,000 with first payment falling due on 31 दिसंबर। तो नेक्स्ट पेमेंट विल फॉल ड्यू ऑन 31 दिसंबर 15, उससे अगली 31 12 16, लीज की तरह बिल्कुल। तो आप बता दें लोन लिया कितना? 1 लाख। कितना वापस करना है? 25,000 ज़रब 5। अब क्यों वापस करना है 1 लाख लेके 1,25,000? 25,000 इंटरेस्ट होगा, लेकिन अगेन लीज की तरह आपको पता है वो इंटरेस्ट ये नहीं होगा कि 25,000 को 5 पे डिवाइड कर दो तो 5,000 इंटरेस्ट निकल आएगा। वो अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनेगा प्रॉपर, क्योंकि इस 25,000 में प्रिंसिपल भी है और इस 25,000 में इंटरेस्ट भी है। तो मैं ये पूछना चाह रहा था बस, लोन आपने कितने सालों में वापस करना है? वो आपने 5 सालों में वापस करना है। BS लिमिटेड हैज रुपीज एज इट्स फंक्शनल करेंसी। पाकिस्तान में इसकी फंक्शन जो कर रही है कंपनी, तो इसकी फंक्शनल करेंसी रुपीज है। द करेंसी यूज इन मैक्सिकन इज अ मैक्सिकन पैसो, उधर ये होगी। BS लिमिटेड हैज 31 दिसंबर ईयर एंड रेलिवेंट एक्सचेंज रेट्स 2014 का शुरू का एंड का रेट दे दिया, 15 का रेट दे दिया, और 14 और 15 के एवरेज रेट भी इसने दे दिए हैं। भाईजान एवरेज रेट आप यूज करने हैं आज, ये मैंने आपको बताना है। इंटरेस्ट एक्सपेंस और इंटरेस्ट इनकम के लिए एवरेज रेट होते हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस और इंटरेस्ट इनकम के लिए एवरेज रेट यूज होते हैं। तो आज हम एवरेज रेट यूज करेंगे। एंट्रीज 2 सालों की करनी है, 2014 की और 2015 की। चलें जी, मुझे अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनवा दें। इसमें ना पीवीसीवी निकालने की जरूरत नहीं पड़ा करेगी, क्योंकि जो लोन लिया है वो उसने आपको दे दिया होगा। इसी लोन लेने को हम कहेंगे प्रिंसिपल। इस लोन लेने वाली अमाउंट को क्या कहेंगे? प्रिंसिपल या पीवी टाइप चीज। और इनको कहेंगे इंस्टॉलमेंट्स। क्या कहेंगे? इंस्टॉलमेंट्स। तो ₹1,00,000 का लोन लिया है और इंस्टॉलमेंट्स 25,000 की 5-5 पे करनी है। तो 1-2 मिनट लगा के अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बना लें। इंटरेस्ट एक्सपेंस और इंटरेस्ट इनकम को एवरेज रेट्स पर कैलकुलेट करेंगे, इसलिए कि इंटरेस्ट एक्सपेंस और इनकम ना किसी एक दिन का नहीं होता, वो किसी अरसे का होता है। ये वजह। आप ना डायरेक्ट डेट इंस्टॉलमेंट से शुरू किया करेंगे। अब आप वो काम नहीं करेंगे, क्या कहते हैं, एलपी पीवी ऑफ एलपी, बट डायरेक्ट डेट इंस्टॉलमेंट से शुरू करेंगे, क्योंकि पीवी टाइप चीज हमेशा दी होगी। लोन कितना दिया है, लिया है कितना, ये तो हमेशा बताएगा सवाल में। अच्छा जी, पहली बात लिखें, अमोर्टाइजेशन शेड्यूल फॉरेन करेंसी में बनेगा। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल फॉरेन करेंसी में बनेगा, पाक रुपीज में नहीं। मैक्सिकन पैसो है, लेकिन उसने साइन डॉलर का ही रखा है, तो मैं डॉलर का साइन ही रख रहा हूं। चलें जी, कितना लोन लिया? यकम जनवरी 14, कितने लाख डॉलर? $1,00,000। फिर
31 12 14, 31 12 15, 31 12 16, 31 12 17, 31 12 18। ये आप लोगों की मस्जिद में हो रहा था, ये सिर्फ हमारी मस्जिद में होता है? ये 28वीं की रात को 2 सफ़े थी ईशा की नमाज में, 27वीं की रात को 6 सफ़े थी। ये आप लोगों की मस्जिद में हुआ है या सिर्फ हमारे इलाके में हुआ है? अच्छा, हर जगह ये हुआ है। अस्तगफिरुल्लाह, तो ऐसी बात ना बोला करना सबके सामने। अच्छा जी, 1 लाख पे रेट लगाएं 7.931%। 7931 जी। 17069। कल आप लोगों को इस टाइम घर बैठ के अजीब सी कैफियत हो रही होगी, और मुझे भी तकरीबन जब 12 बजेंगे घड़ी के, फिर तो हम वैसे ही परेशान हो जाएंगे सारे। फिर ऐसा करेंगे, हम सारे सूरज को देखने लग जाएंगे। आप अपने घर से सूरज को देखिएगा, मैं अपने घर से सूरज को देखूंगा। 82616577 423। बस छोड़े पर देखते हैं, आगे जरूरत पड़ती है तो ठीक है, नहीं तो बस एंट्रीज करके इसी पे गुजारा चला लेंगे। ओके, अब हाँ, पूरा बनाना जरूरी तो नहीं है। अब मोहतरम, हम जो है, शुक्र है लीज के एंड पे आपने ये सवाल पूछ लिया। अब मोहतरम, हम एंट्रीज करने लगे हैं, लेकिन वो एंट्रीज मैं आपके सामने गलत तरीके से करने लगा हूँ। इंशाल्लाह 15 मिनट बाद सही तरीके वाली एंट्रीज भी शुरू होंगी, लेकिन वो जो एंट्रीज गलत तरीके से होंगी वो बेस बनाएंगी हमारी। तो एक बार याद रखिएगा, पाकिस्तानी कंपनी डॉलर में एंट्रीज नहीं कर सकती, तो मैं गलत एंट्रीज करने लगा हूँ डॉलर में। अगर मैं डॉलर में एंट्रीज कर रहा हूँ, फिर एक्सचेंज रेट भाड़ में जाए, एक्सचेंज रेट छोड़े पड़े। मुझे 1 जनवरी 14 की एंट्री बताएं लोन लेने की। कैश डेबिट लोन क्रेडिट, कैश डेबिट लोन क्रेडिट। फिलहाल मैं डॉलर्स में एंट्रीज कर रहा हूं 1 लाख। अटेंटिव रहने, देखने चीजें किस रुख पे जा रही हैं। 31/12/14 लोन वापस करने की एंट्री। लोन डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, वही उसी पैटर्न के ऊपर। ROU डेबिट, लीज लाइबिलिटी क्रेडिट, लीज लाइबिलिटी डेबिट, इंटरेस्ट डेबिट, कैश क्रेडिट। जी, लोन कितना वापस किया? इंटरेस्ट 7931, कैश 25,000। इस एंट्री को करने का एक और तरीका भी है। क्या ये इंटरेस्ट साथ ही पे हो गया या पेबल रहा? पे हो गया, क्योंकि 31 दिसंबर को पेमेंट हो रही है। हम ना इस टॉपिक में थोड़ी अपनी आसानी के लिए चीजें करेंगे। अगर पुराने तरीके से लीज की तरह चीजें चलाएंगे ना, तो शायद मैनेज करना मुश्किल हो जाए। इस एंट्री को मैं ब्रेक करके करने लगा हूं, आपने जरा बताना पसंद आई या नहीं। पहले ना खर्चा एक्रू कर लेते हैं, बुक। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट। थोड़ी सी लंबी हो जाएगी एंट्री, लेकिन क्या करें। 7931 सबर। पहले ये एंट्री कर ली, खर्चा पेबल में बुक कर लिया, और पेबल को फिर पे कर दें फौरन ही। 31 दिसंबर की डेट डाल के, डेट मेरी वही है 31 दिसंबर, लेकिन पेबल बुक कर लें। अब पेबल को पे कर दें, अब एंट्री वही सारी। लोन डेबिट, इंटरेस्ट पेबल डेबिट, कैश क्रेडिट। हाउ मच कैश? 25,000। लोन और पेबल कितने पे खड़ा है? कितने से कम कर दें?
तो शायद हम काम आसान करने निकले थे बल्कि मुश्किल कर गए। निकले थे अपनी तरफ से काम आसान करने, लेकिन मुश्किल कर गए। कैसे? एक एंट्री की बजाय कितनी एंट्रीज की? 2। लेकिन अगर आप देखें वो पेबल मैंने क्रिएट करके फौरन खत्म भी कर दिया है, तो एंट्री पीछे वही बची है। तो बताएं क्या तरीका होगा? बोलें। पहले इंटरेस्ट को एक्रू करेंगे, फिर इंटरेस्ट को पे करेंगे। इससे भी ज्यादा आसान तरीका अब हम करने लगे हैं, जो एक्चुअली हम पेपर में किया करेंगे। इससे भी ज्यादा आसान तरीका, इस एंट्री को और इस एंट्री को मैं आपके सामने दोबारा करने लगा हूं। मैं एक अकाउंट को किताबों से खत्म करने लगा हूं इस टॉपिक में, डेट इज इंटरेस्ट पेएबल अकाउंट, उसे किताबों से खत्म करने लगा हूं। तो मैं एंट्री कर दूंगा इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट लोन क्रेडिट। लायबिलिटी लोन, मुझे पता है इंटरेस्ट पेएबल है, बैकएंड पे मुझे पता है ये इंटरेस्ट पेएबल है, लेकिन इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट लोन क्रेडिट 7931। और अगली एंट्री अब आपने मुझे बतानी है, जल्दी से बता दें, जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी। लोन डेबिट लो, ये एंट्री आसान हो गई। लोन डेबिट कैश क्रेडिट वाई वाई वाई, ये एंट्री क्यों आसान हो गई? क्योंकि लोन बी लोन अकाउंट में पड़ा था, लोन बी लोन अकाउंट में पड़ा था प्रिंसिपल, और इंटरेस्ट को भी किस अकाउंट में डाल दिया? अब लोन का प्रिंसिपल भी पे हो रहा है, इंटरेस्ट पेएबल भी पे हो रहा है, लेकिन पेएबल को हमने डाला कहां? तो भी निकाल भी कहां से दें? लोन से। तो इसलिए आसानी हो गई। पेपर में शायद ये वाली फिगर हम इग्नोर कर सकते हैं। बस 7931 की मैंने एंट्री की है, इंटरेस्ट डेबिट लोन क्रेडिट, और 25,000 की एंट्री डायरेक्ट ही कर दो, क्या? लोन डेबिट। ये मेथोडोलॉजी हम ऑप्ट करेंगे, जिसको मैं टिक कराऊंगी। कुछ भी नहीं, इंटरेस्ट पेएबल अकाउंट समझ आ गई ना आप लोगों को? बाकी लोगों को समझ आइए, जरा हाथ खड़ा करें। ये देखो तकरीबन आधों को समझ आ गई है, दोबारा से सुन लो। ये चीज को घुमाना नहीं है, सादा रखें। पेएबल की जगह कौन सा अकाउंट खोल लेते हैं? लोन। जब पेएबल की जगह क्या? हाँ 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 हाँ, मैंने कितना लोन लिया? 1 लाख रुपए का। उसके बाद मैंने अपनी एंट्रीज करने के लिए सिर्फ कहा कि मैंने 7931 और पे करना है, यानी लोन भी पे करना है और इंटरेस्ट भी पे करना है। अब टोटल जो लायबिलिटी है वो लोन अकाउंट में पड़ी हुई है। अब जब पेमेंट की बारी आएगी तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग पेएबल नाउ, मैंने जो अकाउंट खोला है उसी को खत्म कर दूं, दैट इज लोन डेबिट कैश क्रेडिट। जी पूछें। हाँ बिल्कुल, ये जो 25,000 में इसमें प्रिंसिपल भी पड़ा हुआ है और इसमें इंटरेस्ट भी पड़ा हुआ है, ये बात हम तस्लीम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह बैलेंस शीट बनाते हुए हम चीजों को अलग अलग ही शो करेंगे, लेकिन जनरल एंट्रीज करते हुए मैं इसको लोन में डाल रहा हूं। अगर ये सेंटेंस ना लिखा होता तो वो मैंने सवाल अलग से कराने, वो इंशाल्लाह 2 दिन बाद करवाने, जिसमें वो प्रिंसिपल अलग से पे कर रहा होगा और इंटरेस्ट अलग से पे कर रहा होगा। अभी तो मैं कोई और कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूं कि एंट्रीज को सिंप्लीफाई कैसे करना है, नोट कर लें। अभी भी अलग अलग की है, लेकिन बहुत आसानी होने वाली है जिस वक्त हम अभी सवाल सॉल्व करेंगे। अगर वो सवाल सॉल्व ना, अगर इस तरह की आसानी ना करें तो करेंसी का एक्सचेंज रेट इतना तंग करेगा आपको कि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा पेपर में। जी वो बिल्कुल, मैंने यही कहा था ना। अब होगा क्या, पेपर में ये वाली चीज गायब हो जाएगी, ये वाली चीज गायब हो जाएगी, और ये वाली चीज गायब होकर क्या होगा? अब सारे जरा देखें, मैंने शेड्यूल अलग कर इधर बनाया हो, नहीं बनाया हुआ, शेड्यूल नहीं बनाया हुआ। अच्छा अब सारे जरा इधर देखें, होगा क्या? पेपर में बड़ा आसान सा काम हो जाएगा। हम सोचेंगे हमने उधार लिया लाख का, कैश डेबिट लोन क्रेडिट। 1 मिनट इधर देख लें, फिर मैं नोट करने दूंगा। पेपर में बड़ा आसान काम हो जाएगा। हम सोचा करेंगे उधार लिया, कैश डेबिट इंटरेस्ट डेबिट लोन क्रेडिट, लोन डेबिट, बस आसान सी एंट्री। जल्दी जल्दी बोले। कैश डेबिट, प्रिंसिपल भी लोन में डाल दिया, डालते ही लोन में। इंटरेस्ट डेबिट
इंटरेस्ट भी लोन में डाल दिया। अब जब पेमेंट हो रही है तो मानना कि इसमें प्रिंसिपल इंटरेस्ट पड़ा है, बट अकाउंट कौन सा खोल चुके हैं? लोन डेबिट कैश क्रेडिट, सारे लोन में। मुझे पता है उसमें इंटरेस्ट और वो भी है, लेकिन आसानी के लिए उससे लोन नाम रख दिया। जल्दी नोट। दी लाइफ नहीं दी हुई। हाँ, बैलेंस शीट बनाते हुए हम सारी चीज़ों को अलग अलग देखेंगे, लेकिन एंट्रीज करते हुए इसको इग्नोर करते हैं फैक्ट। सर इंटरेस्ट तो फिर करंट लायबिलिटी होती है ना, तो फिर उसको नहीं, वो तो करंट नॉन करंट की डिस्कशन एंट्रीज के लिए होती है, जो करंट नॉन करंट की डिस्कशन बैलेंस शीट के लिए होती है। और दूसरी बात, इस लाख में भी से तो करंट नॉन करंट पड़ा होता है, उसको भी तो कभी हमने अलग नहीं किया। तो एंट्रीज करते हुए करंट नॉन करंट को अलग अलग नहीं देखा जाता। हाँ जी, टेस्ट 2 का जो हैरत की बात है उधर से चेक होके आई नहीं। वो अब्दुल्ला को बुलाओ, पेपर जिन्होंने चेक किया उन्होंने क्या मैंने भेज दिए, इधर वाले कह रहे हैं मैं मिले नहीं। आप लोगों ने कैम स्कैन कॉपी कितने लोगों ने ली हुई थी उसकी? हाथ का कर, अभी फिर कैम स्कैन कॉपी उनको दे के जाइएगा टीए को। लेकिन जी अच्छा ठीक है, आप आ जाइएगा क्लास के बाद, MCQs वाली क्लास के बाद। बाय यार, मुझे डिटेल में बताएं कितने टेस्ट असलम भाई लेके गए हैं, कितने वापस लाए, और वो बंडल किधर है? फीमेल हाइब्रिड वाला वो कह रहे हैं हमने चेक कर दिया। आप जरा ग्रुप में मैसेज करके लालम को कहें पूछें कितने टेस्ट आपको मिले थे। इधर ही ढूंढो, इधर ही होंगे टेस्ट। इस एंट्री को हमने ब्रेक कर दिया, इनकी जगह 2 एंट्रीज कर दी हैं, इस वजह से कि रेट जो है ना करेंसी वाला, वो यूज करना यहां कॉम्प्लिकेटेड हो जाना था। अभी मैंने आपको बताना था कि इंटरेस्ट एक्सपेंस के लिए रेट यूज करें एवरेज, इसके लिए कोई और रेट यूज करें। फिर वो ना एक ही एंट्री में जब 2-2, 3-3 रेट आने थे ना, तो वो एक नया स्यापा खड़ा हो जाना था। अभी हम बड़ा कंफर्टेबली चलेंगे। इस एंट्री में जब भी इंटरेस्ट बुक होगा ना, तो हम कौन सा रेट यूज कर लिया करेंगे? करेंसी का एवरेज रेट। तो ऐसा कर क्यों रहे हैं? ऑब्वियसली हमें शौक नहीं है लीज के टॉपिक से हट के अपने लिए नया स्यापा खड़ा करने का। जैसे हमने ऑपरेटिंग लीज में एक साइंस मारी थी, 1-2 दिन लग गए थे आपको समझाते हुए, आया कमाया और उसकी लॉजिक और वो सारा। तो कई दफा हमें रूटीन से हटना पड़ता है आसानी के लिए, मुश्किल के लिए नहीं हटते। तो देखने में मुश्किल लग रहा है, लेकिन शायद आगे आसानी होने वाली है। वो आसानी क्यों होनी थी उसकी लॉजिक लोग पूछ रहे हैं, तो उसमें जाने की जरूरत नहीं है, बस आप इस पैटर्न को फॉलो करें। अच्छा जी, सादा सी बात, पहले क्या एंट्री करते थे? लोन डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। इसका एक बेहतर वर्जन जो आपको फौरन समझ आ गया था, इंटरेस्ट डेबिट पेबल क्रेडिट पहले बुक कर लें, और फिर लोन डेबिट इंटरेस्ट पेबल डेबिट कैश क्रेडिट। अगला मैंने क्या कि इंटरेस्ट पेबल का काउंट किताबों से गायब कर दें। तो इंटरेस्ट डेबिट लोन क्रेडिट और लोन डेबिट कैश क्रेडिट। अब इस सारी बहस का फायदा क्या होगा? मिसाल के तौर पर डेट, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, बैलेंस। किसी ने लोन लिया 200 रुपए 1 जनवरी को, फिर 31 दिसंबर को 50 रुपए वापस किए, उसमें 38 रुपए प्रिंसिपल हैं और 12 रुपए क्या हैं? इंटरेस्ट हैं। अब मुझे
तीन एंट्रीज बता दें, 200 रुपए की एंट्री बताएं। कैश डेबिट लोन क्रेडिट। इस 12 रुपए की एंट्री बताएं। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट लोन क्रेडिट। 50 से लोन डेबिट और कैश डेबिट। इसको इग्नोर कर दें। अब अगली एंट्री बताएं। 50 से लोन डेबिट कैश डेबिट। लोन डेबिट कैश क्रेडिट। तो ये तीन एंट्रीज बनी, कैश डेबिट, इंटरेस्ट डेबिट। तो कौन सा अकाउंट किताबों से वाइप ऑफ हो गया है? इंटरेस्ट पेबल का, वो अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं। और कौन सा कॉलम एंट्रीज में मिस करके गुजारा चल रहा है? लेकिन अगर बैलेंस शीट बनानी पड़ी तो माजरत वो फिर मैं एक खोल लूंगा। बैलेंस शीट में इंशाल्लाह हम करंट नॉन करंट फिर अलग करने होते हैं। बोलें जी, उधार लिया, बोले इंटरेस्ट बुक किया, थोड़ा सा इंटरेस्ट और थोड़ा सा प्रिंसिपल पे कर दिया। ये प्रोसेसर स्लो क्यों हुआ है आज तरह? ओके ठीक है, तस्वीर किसी ने लेनी है ले लें, फिर हम शुरू करते हैं इसको बनाना। कैमरा उधर ही रखो, इन एंट्रीज को ज़बानी याद करने दो जरा। कैश डेबिट लोन क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट लोन क्रेडिट, लोन डेबिट कैश क्रेडिट। उधर से बैठ के बातें करना आसान है। छोटा भाई किचन के पास है, बड़ा भाई किचन के दूर है, उधर से कह रहा है चलो अम्मी के साथ बर्तन धुलाओ, चलो। अच्छा जी, वर्किंग नंबर 2 शुरू करें जी। वर्किंग नंबर 2, लोन का टी अकाउंट बनाना है और 3 एंट्रीज करनी है इसमें। उधार लेने की, इंटरेस्ट बुक करने की और उधार देने की, 3 एंट्रीज करनी है। लोन का टी अकाउंट जरा खुला सा करके बनाना है, क्योंकि साथ साथ ना एक्सचेंज रेट से भी मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा, जो भी करना होगा। अभी तकरीबन 1 मिनट तक हम फॉरेन करेंसी के से ही खेलेंगे। यकम उन एंट्रीज को काट दे, वो एंट्रीज गलत थी, क्योंकि फॉरेन करेंसी में एंट्रीज नहीं करनी, हमने पाक रुपीज में करनी है। मुझे लोन बताएं कितना लिया? $1,00,000। इसकी जनरल एंट्री जरा सोचें जबानी। कैश डेबिट लोन क्रेडिट। 1 मिनट पहले मुझे पोस्ट कर लेने दें, फिर देखिएगा। 7931 की एंट्री बताएं। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट लोन क्रेडिट। साइड सोच लें, इधर ही 31/12/14। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट लोन क्रेडिट कितने से? 7931। किस एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करना है वो अगला चैलेंज है, अभी ना करें। आउटर कॉलम में पाक रुपीज जाएंगे। अब ऐसा करें, 1,00,000 और 7931 ये टोटल आपकी लाइबिलिटी है। इसमें से फिलहाल कितनी पे करा दें? 25,000 पे करा दें। 31/12/14 लोन डेबिट कितनी? $25,000। कैरी डाउन को हम बैलेंसिंग निकाला करेंगे। कैरी डाउन को इस अकाउंट में बैलेंसिंग निकाला करेंगे। 31/12/14 कैरी डाउन। पकड़ें जी, कैरी डाउन को बैलेंस ही निकालें। कितना लोन लिया था? 1,00,000। कितना और इंटरेस्ट देना है? असल में तो 1,25,000 देने हैं, आपको पता है। असल में तो 1,25,000 देना है। उसमें 1,00,000 ये था, 7931 ये, बाकी भी इंटरेस्ट आएगा आने वाले दिनों में। तो लाख जमा 7931 माइनस 25,000, 82,931। इसके साथ मैं लिख लेता हूं बैलेंसिंग। फ्लक्चुएशन की बात आएगी अभी इंशाल्लाह, फ्लक्चुएशन की बात आएगी।
अच्छा अब ये देखें एग्जैक्ट टैली कर गया है फॉरेन करेंसी में, लेकिन एक मजे की बात कहूं, पाक रुपीज में ये टैली नहीं करना आपका, वो आपने मुझे खुद सोच के बताना है। ये फॉरेन करेंसी में टैली करके है। अभी जब पाक रुपीज का डाटा मैंने डालना है ना, तो उधर कोई और डाटा डाल रहे होंगे, इधर कोई और डाटा डाल रहे होंगे, तो वो फिर पता नहीं क्या होगा। फॉरेन करेंसी में फिलहाल हमने टैली करा दिया, तो फर्स्ट स्टेप के तौर पे आपने फॉरेन करेंसी में टैली करा दिया करना है। तो दैट इज टैली नाउ इन फॉरेन करेंसी। अब हर जगह रेट आपने स्पॉट यूज करना है। स्पॉट होता है उस दिन का, स्पॉट नहीं होता धब्बा उस जगह पड़ा जिसी जगह, तो स्पॉट रेट यूज करना है हर जगह, एक्सेप्ट इंटरेस्ट एक्सपेंस और इंटरेस्ट इनकम, क्योंकि ये फॉर द ईयर टाइप चीज है या एज ऑन टाइप। अगर ये फॉर द ईयर टाइप चीज है तो फिर रेट भी फॉर द ईयर टाइप होना चाहिए। अच्छा ये एवरेज रेट कैसे निकलता होगा इंटरेस्ट का? एवरेज रेट कैसे निकलता होगा ये जरा देख के बताएं प्रैक्टिकली। ये तो पेपर का सवाल नहीं पूछ रहा, वैसे ही पूछ रहा हूं। साल के पहले दिन डॉलर कितने के? 8 रुपए का। साल के आखिरी दिन इसकी एवरेज 8.25 क्यों नहीं आ रही? इसकी एवरेज 8.25 क्यों नहीं आ रही? साल के शुरू में डॉलर 8 के, साल के एंड पे डॉलर 8.5 के, तो एवरेज 8.25 क्यों नहीं आ रही? 8.25 समझ आ गया ना कैसे? मिड में बिल्कुल मिलकर क्यों नहीं आ रही? एक्सलेंट, पूरा साल फ्लक्चुएट हुआ होगा। हमने किया क्या होगा, हमने जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोला होगा, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हमने जो है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि 5 दिन का एवरेज रेट कैसे निकलता है। 5 दिन का, आज यकम तारीख है, 2 तारीख है कल, 2 तारीख है, 3 तारीख है, 4 तारीख है, 5 तारीख है। तो एक दिन डॉलर जो है वो मैं कहता हूं 2 चलो 8 कर लो, 8.1 के। अगले दिन डॉलर 8.25 के, अगले दिन डॉलर 8.2 के, फिर 8 पे चला गया, फिर जो है वो डॉलर 8.1 के। अब ये 5 दिन का इज इक्वल टू एवरेज का है कोई इसमें फॉर्मूला होता है एवरेज का? ये एवरेज वो तो कर ही लेते हैं। चलो भाई हम छोड़ो परे, हम एवरेज के चक्रों में पड़े। ब्रैकेट लगाओ, इसको पकड़ो, डिवाइडेड बाय 5 कर दो। कितना आ गया? 8.13। कंट्रोल माइनस नहीं चला, पैसे वापस। क्या खुला हुआ है? हाँ वो मैग्नीफायर बंद कहाँ से होना है? नहीं ऑल्ट F4 से तो मैग्नीफायर बंद नहीं हो रहा, वो तो मैंने करके देख लिया, इतना तो पता ही। नीचे टैब खुली होगी, विंडोज डी। ये ले, तो ये 5 दिनों का टोटल होगा, और 5 दिनों का टोटल होगा 5 से डिवाइड होगा, तो ये 5 दिनों का क्या आ जाएगा? एवरेज रेट। लेकिन अगर आपने पूरे साल का एवरेज रेट लेना है तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने 360 दिन लिखे होंगे, 360 दिन का रेट लिखा होगा, और उसको 360 फिगर्स को जमा किया होगा, जमा करके 360 पे डिवाइड किया होगा। साल में 360 दिन होते हैं ना, या 365 समझ लें एग्जैक्टली, तो इस तरह एवरेज रेट निकलता है। तो एवरेज रेट ये नहीं होता कि साल के पहले दिन का रेट और साल के आखिरी दिन का रेट इन दोनों की एवरेज ले ली। एवरेज होता है पूरे साल की फिगर्स को जमा करके उसको 365 पे डिवाइड करते हैं, फिर एवरेज रेट निकलता है आपका। ओके, अब आप हजरात सवाल खोल लें और सवाल में मुझे बताएं कि यकम जनवरी का स्पॉट रेट क्या है? यकम जनवरी 14 का, जिसे हमने लोन लिया है 8, अभी हम देख के आए हैं 8 रुपए रेट है। कितना? 8 लाख। अब ये डेटा किसमें कन्वर्ट हो रहा है? पाक रुपीस में। अच्छा 7931, यहां पे कौन सा रेट यूज करना है?
एवरेज रेट, एवरेज रेट बताएं। 8.20 65034। अब आपने 25,000 की जब पेमेंट करनी है तो उस दिन का स्पॉट रेट बताएं। 31/12/14 का 8.5 212500 82931 इंटू 829 इन 31/12 का रेट, 31/12 का रेट यही 8.5 कितना 7014। इट इज नॉट पॉसिबल कि ये एंट्रीज चली करें। हाँ कर दो दूसरा पार्ट।